नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले धर्मांतरण को लेकर चर्चा। छत्तीसगढ़ में हो रहे अवैध धर्मांतरण को लेकर अयोध्या के संतों में नाराजगी है। उनकी तरफ से बघेल सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए गए हैं और प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण पर कड़ा रुख अख्तियार करने की मांग की गई है। संतों ने एक सुर में केंद्र से भी मामले में संज्ञान लेने की बात कही। संतों का कहना है कि धर्मांतरण की घटनाएं जिस तरह से बढ़ रही हैं, उसे देखते हुए छत्तीसगढ़ में तत्काल प्रभाव से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना चाहिए। धर्मांतरण को लेकर कठोर कानून बनाने जाने चाहिए। साथ ही साथ धर्मांतरण करवाने वालों की नागरिकता भी समाप्त की जानी चाहिए। के लिए यही है कि अपने अपने धर्म के अनुसार यदि वो धर्म का पालन करते हैं तो निश्चित है उसमें उनको फल मिलता है, लाभ मिलता है। इसलिए डिम्पल यादव की जो कह रहे हैं ठीक है और उनके पार्टी के और सभी लोगों को इस प्रकार से सोचना चाहिए। और जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति में बहुत कुछ लोग बोलते रहते हैं। आज छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है, तो जहाँ जहाँ ह्यूम के संगठन अर्थात कांग्रेस की सरकार है, वहाँ धर्मांतरण, बलात्कार, अराजकता, उत्पात और उन्माद ये तो होना ही होना है, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इनका पैतृक लक्षण है। अगर ऐसा करेंगे नहीं तो कैसे लोगों को गुमराह करेंगे। ये गुमराह करते हुए तो ये 70 साल तक इन्होंने राज किया। धर्मांतरण पर केंद्र सरकार को हस्तक्षेप की जरूरत है। एक ऐसा कानून लाए कि धर्मांतरण करने वालों की नागरिकता समाप्त हो। देखिए, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है वो अपनी सह पर ऐसे लोगों का लालन पालन और पोषण कर रहे हैं जो धर्मांतरण बढ़ाते हैं, लव जिहाद और इत्यादि चीज़ों पर जिनका ज़्यादा फोकस रहता है। जनता की बातों पर, जनता के विकास के मुद्दों पर कोई काम नहीं करते हैं। और कांग्रेस की जब केंद्र में सरकार थी तो न सिर्फ एक राज्य बल्कि संपूर्ण भारत में इन्होंने बहुत तेज़ी से धर्मांतरण कराया। लोगों गांव में भी पूर्व सीएम रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में हो रहे धर्मांतरण पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में धर्मांतरण की आंधी सी चल पड़ी है। सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। तो जब से भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, इस पौने 5 साल में छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की आंधी आई है। सरकार के कांग्रेस के संरक्षण में बलपूर्वक धर्मांतरण की साजिश चल रही है। और इसका एक बड़ा उदाहरण नारायणपुर की घटना में 75 आदिवासियों को जेल के अंदर इसलिए डाल दिया गया कि वो धर्मांतरित नहीं होना चाहते थे। मिशनरी ताकतों को संरक्षण देके भोले भाले आदिवासियों के ऊपर दबाव डाल के मारपीट, गुंडागर्दी की गई और उन्हीं को गिरफ्तार किया गया। वही हालत सरगुजा में है। कांग्रेस सरकार के बनने के बाद पूरे छत्तीसगढ़ में तेजी के साथ धर्मांतरण फैला हुआ है और ये सरकार रोकना नहीं चाहती, जानबूझकर धर्मांतरण को बढ़ावा देती, क्योंकि यहाँ से लेकर दिल्ली तक उनको आदेश रहता है। और वीएचपी के आरोपों पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया। वीएचपी के आरोप पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने पलटवार करते हुए कहा कि स्वैच्छिक धर्मांतरण की मैं बात नहीं कर सकता, लेकिन प्रलोभन और कानून के खिलाफ धर्मांतरण नहीं हुआ है। किनका हुआ? स्वैच्छिक धर्मांतरण की बात मैं नहीं जानता, लेकिन प्रलोभन से और कानून के खिलाफ किसका हुआ? मेरा, आपका, किसका हुआ? नाम बताएंगे तब तो। कौवा कान ले गया तो वो वहाँ देखना है कि हाँ किसका हुआ। नाम बताएंगे तब तो। और इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में एक बार फिर से कलह की खबरें सामने आ रही हैं। कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह पर निशाना साधा है डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने। उनकी तरफ से बयान दिया गया है कि आरोप लगाने वालों से मैं कोई समझौता नहीं करूंगा। मुझ पर जान से मारने का आरोप लगाया गया। आगे क्या होगा, पब्लिक और पार्टी जाने। मेरे खिलाफ कई लोगों ने बहुत कुछ किया, मैंने कभी उसको राजनीति के क्षेत्र में बीच में आने नहीं दिया। लेकिन आज एक घटना ऐसी घटी है छत्तीसगढ़ में जिसमें एक सीमा पार करके किसी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया, जान के खतरे का आरोप लगाया। वहां पर समझौता नहीं हो सकता। आगे क्या होगा ये पब्लिक जाने, आगे क्या होगा ये पार्टी जाने, लेकिन मेरे तरफ से वहां समझौता नहीं हो सकता। और कांग्रेस में चुनावी हलचल तेज। घोषणा पत्र समिति आज महिलाओं से सुझाव भी मांगने वाली है। सुझाव लेने के बाद एक घोषणा पत्र तैयार किया जाएगा जिसमें महिलाओं के मुद्दों का जिक्र होगा।
समिति की बैठक में 3 महिलाओं की कमेटी बनाई गई है। सब कमेटी है हेमा देशमुख, वाणी राव, शेषराज हरबंस की एक कमेटी 3 महिलाओं समेत 4 सितंबर को रिपोर्ट पेश करनी होगी। घोषणा पत्र उसके बाद तैयार किया जाएगा। मैनिफेस्टो में कौन कौन से बिंदु शामिल करने हैं ये तय किया जाएगा। और वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की तारीख बढ़ाई गई है। 11 सितंबर तक अब नाम जोड़े जा सकेंगे। निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे के बाद ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। नए मतदाताओं पर अब निर्वाचन आयोग की नजर है। लगातार विशेष फोकस बढ़ता जा रहा है। 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्ग घर बैठे ही वोट डाल सकेंगे। इस बार ये विशेष सुविधा 40% से ज्यादा दिव्यांगजनों को घर बैठे वोट डालने की सुविधा इस बार छत्तीसगढ़ चुनाव के दौरान दी जाएगी। और अब बात करेंगे सीएम भूपेश बघेल के आज के कार्यक्रमों की। आज बिलासपुर और दुर्ग जिले के दौरे पर मुख्यमंत्री रहेंगे। बिलासपुर में आयोजित संकल्प शिविर में वो शामिल होंगे। बिल्हा, तखतपुर, बिलासपुर विधानसभा में संकल्प शिविर का आयोजन है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मौजूद रहने वाले। इधर दुर्ग के पाटन में कौही गांव में शिव मंदिर में जलाभिषेक का आयोजन है। कौही उधन सिंचाई परियोजना का भी वो लोकार्पण करने वाले हैं। और एक और चिंता बढ़ा देने वाली खबर, छत्तीसगढ़ में डेंगू के मामले लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक 247 डेंगू के केस इस सीजन में निकलकर सामने आ चुके हैं। सबसे ज्यादा 104 मरीज दुर्ग से मिले हैं, 69 मरीज रायगढ़ से मिले हैं। राजधानी रायपुर में भी 8 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगमों की बैठक ली है। डेंगू की रोकथाम के लिए विस्तृत योजना बनाने के निर्देश उनकी तरफ से दिए गए। तो डेंगू के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार जमीनी स्तर पर कोशिश की जा रही है, सतर्कता बढ़ती जाए। और क्या कुछ उपाय हैं ये भी हम समझ लेते हैं। सहयोगी आकाश शुक्ला हैं रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आकाश, क्या कुछ अभी तक सामने आया है इस बैठक के बाद, क्योंकि माना जा रहा है कि रणनीति बनी है डेंगू पर रोकथाम के लिए? जी, राजधानी समेत प्रदेश भर में लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी चिंता जताई है। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग और नगरीय निकाय की प्रदेश स्तरीय बैठक हुई है। इसमें डेंगू को किस तरीके से रोका जा सके इस पर मंथन हुआ है और दोनों सामंजस्य से लगातार अभियान चलाने की बात कही है। ज़मीनी स्तर पर डेंगू की रोकथाम के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने अभी निर्देश जारी किए हैं निजी अस्पतालों और लैबों को कि किसी भी तरीके से डेंगू के केस अगर पाए जाते हैं तो एलाइजा टेस्ट के लिए भेजा जाए। ये निर्देश का कई निजी अस्पताल उल्लंघन कर रहे हैं और अभी तक एलाइजा टेस्ट के लिए नहीं भेज रहे हैं। ऐसे में डेंगू के कई मामलों की पुष्टि नहीं हो पा रही है। फिलहाल अभी प्रदेश में 247 से अधिक डेंगू के मामले आए हैं। अगर अब पिछले साल की तुलना करें तो पिछले साल 2600 से ज़्यादा मामले थे, इसके मुकाबले भले कम है, लेकिन डेंगू की पहचान अगर की जाए तो मामले बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इसको गंभीरता से ले रही है। जी, निश्चित ही बहुत जरूरी कि लापरवाही ना बढ़ती जाए। बहुत शुक्रिया आपका आशा। आगे बढ़ते हैं। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां स्वास्थ्य कर्मचारियों का जेल भरो आंदोलन लगातार चल रहा है। 5 सूत्री मांगों को लेकर ये प्रदर्शन बीते 7 दिनों से चलता आ रहा है, लेकिन अब तूता धरना स्थल पर हड़ताली लगातार इस बात को लेकर अड़े हुए हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी ये हड़ताल हम जारी रखेंगे। हड़ताल से स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित होती हुई, जिस तरह से हमारे सहयोगी आकाश भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि बहुत जरूरी है डेंगू की रोकथाम के लिए कि स्वास्थ्य अमला अलर्ट हो, लेकिन दूसरी तरफ प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरफ से हड़ताल किया जाना इन्हीं व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करता है। अभी भी कई सारे ऐसे मरीज जो कि इलाज के लिए पहुंचते हैं लेकिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है 7 दिनों से, क्योंकि हड़ताल चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव की तरफ से भी ये कहा जा चुका है कि बातचीत हम कर रहे हैं, मांगों पर विचार कर रहे हैं। इसके बावजूद मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करना अनैतिक है और इसीलिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को इस हड़ताल के बारे में सोचना चाहिए। तूता धरना स्थल पर लेकिन लगातार प्रदर्शन चल रहा है। आने वाले सामने जितने भी दिन हैं, ये माना जा रहा है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिलता है, तब तक आप ये समझिए कि अनिश्चितकालीन है ये हड़ताल। स्वास्थ्य कर्मचारियों की तरफ से अल्टीमेटम भी जारी हो चुका है। आज से जेल भरो आंदोलन की राह पर हैं स्वास्थ्य कर्मी। लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मांगे पूरी की जाए, न सिर्फ विचार बल्कि ठोस जवाब सरकार की तरफ से सामने आए और तब जाकर ये हड़ताल थमेगी। लेकिन तब तक स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित होते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के मरीज जो शहरी क्षेत्रों में पहुंचते हैं इलाज के लिए, उन्हें भी खासी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है।
अस्पताल पहुंचते हैं। स्टाफ की कमी के चलते लोग काफी परेशान हैं। कुल मिलाकर इस हड़ताल का व्यापक असर पूरे ही प्रदेश में देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में सबसे ज्यादा परेशानी, और दूसरी तरफ चुनावी साल में ये कर्मचारी सरकार की भी परेशानी बढ़ाते हुए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे से ये 5 सूत्रीय मांगे हैं जिन्हें लेकर आवाज बुलंद की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब ना मिलने के चलते स्वास्थ्य कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती हुई। लगातार 7 दिनों से हड़ताल पर हैं स्वास्थ्य कर्मी और अब जेल भरो आंदोलन की तैयारी। चुनावी साल और उस बीच कर्मचारियों की नाराजगी कई बार मुश्किलें पैदा कर देती है। तो आगे के लिए क्या कुछ रणनीति स्पष्ट की गई है, क्या होना है, ये भी हम समझ लेते हैं। सहयोगी युगल तिवारी रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका हम रुक कर लेते हैं। युगल, स्वास्थ्य कर्मी जेल भरो आंदोलन की राह पर, लेकिन दूसरी तरफ टी.एस. सिंहदेव भी अपील कर चुके हैं कि हड़ताल खत्म कर दें। आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए अवंतिका, पहले जो सांकेतिक धरना प्रदर्शन होता है उसके बाद अब जेल भरो आंदोलन तक ये पूरा प्रदर्शन है वो पहुंच जाता है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आखिर विभाग के आला अधिकारी कर क्या रहे हैं? इस बीच मान मनोवल क्यों नहीं की जाती, उनसे वार्ता क्यों नहीं किया जाता? अब कर्मचारी प्रिपेयर हैं, तैयार हैं कि वो समझ रहे हैं कि पहले एस्मा लगाया जाता है, फिर उनके बर्खास्तगी का भय दिखाया जाता है और उसके बाद जेल भरो अंतिम जो विकल्प है उसके लिए भी अगर कर्मचारी तैयार हैं तो ये सीधा सीधा संकेत है कि ये आर पार की लड़ाई के मूड में है। अगर एसेंशियल सेवा है, अति आवश्यक सेवाएं हैं, तो इस पर दबाव क्यों नहीं बनाया गया कि कर्मचारी काम पर लौटे और किसी तरह की अव्यवस्था है जो आम जो लोग हैं उन्हें ना हो, मरीज हैं उन्हें ना हो। लेकिन अब जो अव्यवस्थाएं पूरी तरह से साफ दिख रही है, तो ऐसे में अपील का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यही कही जा सकती है कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों को छोड़ करके अधिकार पर डटे हुए हैं और लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 45,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो स्वास्थ्य महकमे से जुड़े हुए हैं। पूरी तरह से सेवाएं हैं बाधित हो रही है, मरीजों को उपचार नहीं मिल पा रहा है और इस बीच एक अपील भी की जा रही है कि धरना प्रदर्शन वापस ले। अगर ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा, कर्मचारियों का कहना है, तब तक ये धरना प्रदर्शन वापस नहीं लेंगे। इससे पहले भी लगातार वर्षों से आंदोलन करते आ रहे हैं, इनकी बातों को अनसुना किया गया। वजह यहाँ तक के है कि अब जेल भरो आंदोलन तक पहुँच गया है। कर्मचारी जान रहे हैं कि ये दबाव बनाने का वक्त है। 2023 विधानसभा का चुनाव होना है, ऐसे में सरकार पर जितना दबाव बना सकते हैं, चाहे हर वर्ग के कर्मचारी हैं, दबाव बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं और उसका असर दिख भी रहा है। इससे पहले कई संगठन हैं जो दबाव बनाए हैं, उनकी मांगे मानी गई है, तो अब स्वास्थ्य महकमा भी चाह रहा है कि ये दबाव बने और उनकी मांगे पूरी हो। लेकिन इस बीच अगर अकड़मनियता नजर आ रही है तो विभाग के आला अधिकारियों की जो बात करना नहीं चाहते, किसी तरह से सामंजस्य स्थापित नहीं करना चाहते, और यही वजह है कि आज जो मरीज है बीमार से तो परेशान है, अव्यवस्थाओं से बिल्कुल, ये तमाम परेशानियां, लेकिन बहुत जरूरी कि सरकार की तरफ से जवाब आए। बहुत शुक्रिया आपका युगल। आगे बढ़ते हैं। दुर्ग से अगली बड़ी खबर है, जहां एटीएम चोरी मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। भिलाई दुर्ग के 2 नहीं बल्कि 3 एटीएम्स में चोरी हुई थी। तीसरा एटीएम दुर्ग के बोरसी एसबीआई का एटीएम निकला है। आपको बताएं कि एटीएम मशीन काटकर तीनों स्थानों पर लाखों की चोरी हुई। ये भी आपको बताएं कि भिलाई के 2 एटीएम्स में चोरी की गई थी। इनको लेकर जरूर जानकारी सामने आई, लेकिन पुलिस की तफ्तीश में इस बात का खुलासा हुआ कि एक और एटीएम जिसके बारे में जानकारी नहीं थी, वहां पर भी चोरी हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 3 शातिर लोगों में इस पूरी वारदात को अंजाम देना अभी तक सामने आ पाया है। शामिल होने की संभावना कुछ और लोगों की भी। भिलाई नगर पुलिस इस घटना की जांच लगातार कर रही है। सहयोगी मिथिलेश हमें ज्यादा जानकारी देंगे। मिथिलेश, चौंका देने वाली पूरी वारदात, क्या कुछ जानकारी अभी तक? चौंकाने वाली ये वारदात हुई है जब 2 नहीं बल्कि 3 एटीएम को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बनाया है और काफी किस तरह से नियोजित तरीके से इन्होंने घटना को अंजाम दिया, वो भी बेखौफ होकर। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि जिस भिलाई के होडको क्षेत्र में जो 2 एटीएम है वो ठीक रोड के ऊपर में, वहां पर भी अंदर घुसे हैं और बिल्कुल करीब आधा घंटे तक वहां पर रहे हैं। उन्होंने मशीन से उस मशीन को काटा और उसके बाद में पैसे निकाल के चले गए। एक नहीं, उसी क्षेत्र के दूसरे एरिया में। और फिर पता तफ्तीश की गई
तो एक तीसरा एटीएम भी है। तो किस तरह से ये वारदात की है, आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग बिल्कुल सुनिश्चित तरीके से आए, उनको कोई डर नहीं था। तो ये कोई बाहरी गैंग हो सकती है। फिर पुलिस की तफ्तीश में ये पता चला कि करीब 2 से 3 आरोपी हो सकते हैं जो दिखाई दे रहे हैं, बल्कि और भी लोग हो सकते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में हो। तो पुलिस की अभी जांच जारी है और जांच में बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये जो जिस तरह से घटना हुई है, इसमें ये लग रहा है कि ये कोई स्थानीय नहीं है, बल्कि कोई बाहरी गैंग हो सकती है। तो अभी पुलिस की जांच जारी है और जांच के बाद में और भी बहुत कुछ स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल, बहुत जरूरी कि पुलिस की सतर्कता हो। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां महापौर सहित 25 पार्षद रायपुर रवाना हो चुके हैं। सुबह सुबह मेयर सहित पार्षद निकले हैं रायपुर। बीजेपी ने मेयर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया है और अविश्वास प्रस्ताव से पहले कांग्रेस पार्षद रायपुर रवाना हुए हैं। कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग की संभावना अब कहीं न कहीं नजर आती हुई कांग्रेस के कई पार्षदों के बीजेपी के संपर्क में होने का भी दावा किया जा रहा है। ये एक बड़ी जानकारी, और चूंकि सुबह सुबह पार्षद रवाना हुए अविश्वास प्रस्ताव भी बीजेपी की तरफ से, तो ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के पार्षदों की तरफ से हो सकता है कि क्रॉस वोटिंग हो। सहयोगी श्रीनिवास नायडू हमें ज्यादा जानकारी देंगे। श्रीनिवास, ये अटकलें क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ खबरें हैं, विस्तार से समझाइए। महापौर के खिलाफ लगातार उग्र प्रदर्शन किया जा रहा था, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, उनके कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे थे। इसके चलते लगातार सदन से लेकर सड़क तक बीजेपी लगातार महापौर के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। जिसके बाद बीजेपी ने 5 बिंदुओं पे कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और अविश्वास प्रस्ताव लाने की मांग की। जिसके बाद जिला कलेक्टर ने 29 अगस्त को यानी कल विशेष सम्मेलन बुलाया है और अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, वोटिंग की जाएगी। लेकिन इसके पहले भाजपा ये दावा कर रहा है कि कांग्रेस के कई पार्षद भाजपा के संपर्क में, तो इसको देख कांग्रेस के सभी पार्षद महापौर सहित सभी आज सुबह रायपुर राजधानी रवाना हो गए हैं। हमारी कुछ पार्षदों से चर्चा हुई, उन्होंने कहा कि रायपुर बुलाया गया है, क्यों बुलाया गया है, क्या कारण क्या है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन कल विशेष सम्मेलन में जो भाग होने की बात की जा रही है, ये अभी संदेह की स्थिति में कि पार्षद कल लौटेंगे या नहीं। भाजपा शुरू से दावा करे कि उनके 29 पार्षद है, हमारे 19 है, लेकिन जब क्रॉस वोटिंग होगी तो उसमें कुछ पार्षद क्रॉस वोटिंग करेंगे और हमारे पक्ष में अविश्वास प्रस्ताव को पास करेंगे। जिसके चलते कांग्रेस संगठन काफी बैठक कर रहा था, पार्षदों से बातचीत कर रहा था, जिसके चलते पार्षदों को आज ये राजधानी रायपुर लेकर गए हैं। उसमें चलिए देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। श्रीनिवास, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। रायपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां अभनपुर में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। हाईवा की चपेट में आने से एक बाइक सवार की घटनास्थल पर ही जान चली गई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। अभनपुर के राजम रोड राठी इलाके की पूरी घटना, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर आपको नजर भी आएगा किस तरह से हाईवा की चपेट में बाइक सवार आता है और घटनास्थल पर ही उसकी जान चली जाती है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोपी हाईवा ड्राइवर मौके से फरार हो गया, इसकी तलाश में भी पुलिस जुटी हुई है। जगदलपुर से अगली बड़ी खबर, जहां 2 इंटरस्टेट गांजा तस्कर गिरफ्तार हो चुके हैं। 1.5 लाख का 11 किलो गांजा जब्त हुआ है। बस से नशे के सामान की तस्करी हो रही थी। ओडिशा से जगदलपुर की ओर तस्कर जा रहे थे। बॉर्डर पर तलाशी के दौरान आरोपी पकड़ गया। अंबिकापुर से अगली बड़ी खबर, जहां वन विभाग ने जेसीबी वाहन को जब्त कर लिया है। वन भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा था और स्थानीय लोगों की सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंचती है। कार्रवाई करते हुए जेसीबी वाहन को जब्त किया है। अंबिकापुर वन परिक्षेत्र के खालिबा गांव का यह पूरा मामला है। धमतरी से अगली बड़ी जानकारी है, जहां खेत में रहस्यमय गड्ढे का मामला सामने आया था। कृषि विभाग ने इस पूरे गड्ढे का जायजा भी लिया है। कृषि अधिकारी भी नहीं समझ पाए हैं कि इस बात का रहस्य क्या है, कैसे यहां पर गड्ढा आ गया। भूगर्भ शास्त्रियों को अब बुलवाने की तैयारी है। सेहरा डबरी गांव, जहां पर 60 फीट तक अब ये जमीन धंस चुकी है। और अब गरियाबंद की बात करेंगे, जहां पैरी नदी पार कर 2 दंतिल हाथी धमतरी गए हैं। सिंहपुर वन परिक्षेत्र का पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। वन विभाग और हाथी मित्र लगातार इस पर निगरानी बनाए रखे थे, लेकिन अब जाकर राहत की सांस ली है। पिछले 15 दिनों से हाथी की निगरानी करनी पड़ रही थी। हाई अलर्ट भी जारी किया गया। 15 गांवों में हाथियों के चलते शिंगारा पारा वाटरफॉल भी बंद रखना पड़ा। पेंड्रा से आगे अगली बड़ी खबर, जहां 24 घंटे के अंदर ड्रेस कोड का नियम बदल दिया गया है। अमरकंटक नर्मदा मंदिर ट्रस्ट जिसने अपना फैसला बदल दिया। आने वाले भक्तों के लिए ड्रेस कोड जारी हो गया था। पहनावे के लिए मंदिर प्रबंधन ने ड्रेस कोड लागू किया था। मंदिर की गरिमा बनाए रखने के लिए अपील थी। मंदिर परिसर से ड्रेस कोड वाले बोर्ड को हटा लिया गया। भक्तों ने विरोध जताया, प्रशासन ने हस्तक्षेप किया और उस बोर्ड को उसके बाद हटा दिया।
और सावन महीने के 8वें और अंतिम सोमवार को लेकर शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ है। प्रदेश के प्रसिद्ध भोरम देव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त विशेष पूजन और जलाभिषेक भी यहां पर कर रहे हैं। देखिए कितनी बड़ी संख्या में कांवड़िए भी यहां पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भोरम देव महादेव मंदिर बहुत ही खास, बहुत ही प्रसिद्ध है कवर्धा में, और इसी के चलते शिवालयों में भी भारी भीड़ आप देख रहे हैं। कांवड़िए भी जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। तो सावन महीने का आज अंतिम सोमवार और अंतिम सोमवारी पर प्रदेश के सभी शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ है। बड़ी संख्या में भोले के भक्त भोलेनाथ के मंदिर पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, देवाधिदेव महादेव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। प्रदेश के सभी शिवालयों में हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय की जयकारे हैं। शिव भक्तों के लिए शिव मंदिरों में अंतिम सोमवारी कई सारे इंतजाम लेकर भी आई है। भोले के भक्त भगवान आशुतोष की भक्ति में लीन है, महादेव पर जलाभिषेक करें। और रायपुर से आगे खबर, जहां नेशनल मेडिकल कमीशन में बड़े बदलाव हुए हैं। एमबीबीएस सत्र 2023 से 24 के लिए नया सिलेबस जारी हो चुका है। 1 सितंबर से नए सत्र की पढ़ाई शुरू होगी। और राजनांदगांव की बेटी नेहा मांडवी बास्केटबॉल में तो कमाल कर ही रही है। एक और उपलब्धि हासिल की है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र से आने वाली नेहा खेलो इंडिया की बास्केटबॉल अकादमी में उनका चयन हो चुका है। नेहा मांडवी को अब विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। अकादमी में उनकी ट्रेनिंग पर करीब 6,28,000 रुपए सालाना खर्च किए जाएंगे। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।